नमस्कार। आज हम लीलाधर जगूड़ी की स्वतंत्र जुबान कविता की व्याख्या करेंगे। इस कविता के माध्यम से लीलाधर जगूड़ी ने स्पष्ट किया है कि आज प्रत्येक व्यक्ति के पास जुबान तो है, परंतु परिस्थितिवश वह इतनी दबी हुई है कि व्यक्ति आज सच बोलने से डरता है। उसे लगता है कि सच बोलने से कहीं वह किसी जाल में न फंस जाए। मेरी कल्पना में एक ऐसा भी दृश्य आया। आत्मा के खोजी कुत्ते सफेद रंग को घसीट कर ला रहे थे और सफेद रंग के काले खून में घुसे हुए पक्ष व विपक्ष बाहर न आने के लिए छटपटा रहे थे। एक आदमी जो हर बार मेरे साथ उठता बैठता है। अमूमन हम एक दूसरे की जासूसी करते हैं। एक दिन मेरे हिस्से के सारे अपराध भी चुपचाप उसके शरीर में ही जाकर बस गए, ताकि जब कायरता का जिक्र चले तो कहीं वह अपना नाम वापस न ले ले और कहीं मैं अपने अपराधों से मुकर न जाऊं। तो कवि कहता है कि उसकी कल्पना में वैसे तो समय समय पर अनेक दृश्य आते रहते हैं, परंतु कल्पना करते करते उसकी कल्पना में एक ऐसा दृश्य भी आया जिसमें आत्मा की खोज करने वाले कुत्ते अपनी खोज द्वारा सफेद रंग को घसीटते हुए ला रहे थे। वह सफेद रंग संभवतः किसी नेता के कपड़ों का रंग था। मैक्सिमम अधिकतर देखा जाता होगा कि जो नेता हैं वो सफेद कपड़े ही पहनते हैं, सफेद कपड़ों का ही प्रयोग करते हैं। उस सफेद रंग के अंदर नेता की नसों में जो काला खून बह रहा था, वह उस खून में घुसे हुए पक्ष और विपक्ष की बातें बाहर नहीं आने देना चाहती थी, अतः अंदर ही अंदर छटपटा रही थी। कल्पना के इस दृश्य का वर्णन करने के बाद कवि कहता है कि एक आदमी जो शायद उसका मित्र है, प्राय हर समय उसके साथ उठता बैठता है, वास्तव में दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। इसी कारण आमतौर पर वे एक दूसरे की जासूसी किया करते हैं। कवि कहता है कि ऐसा करने से एक दिन उसके सारे पाप भी चुपचाप उसके साथी के शरीर में जाकर बस गए। इसका लाभ उसे यह हुआ कि जब कहीं समाज में डरपोकपन की चर्चा चलेगी तो उसका साथी भी उसकी तरह डरपोक कहलाएगा। तो कवि इस कारण कभी अपने अपराधों से मुकर नहीं सकेगा। तब वह उठा सवाल उठाने की गरज से, लेकिन उसकी जीभ कई मामलों में दबी हुई थी। वह जानबूझकर अंधा हो गया, क्योंकि अगर सवाल उठाता है तो फंसता है। जब वह चुप बैठ गया तो दिखाई नहीं दिया। पानी में बैठे हुए पत्थर की तरह मैं भी दबा दबा देखता रहा कि कौन कितने पानी में है। जब कई सवाल उसके ऊपर से उसके सामने से गुजर गए तो उससे रहा नहीं गया। तो इन पंक्तियों में लीलाधर जगूड़ी ने बताया है कि उसका साथी जो उसकी कमजोरियों को जान गया था, उसके विरुद्ध सवाल उठाने के इरादे से उठा, परंतु वह उस पर कोई सवाल नहीं उठा पाया, क्योंकि स्वयं उसकी जुबान में कई मामले दबे हुए थे। अर्थात उसकी भी कुछ कमियां और कुछ कमजोरियां थी। वह अपनी कमजोरियों से भली भांति वाकिफ था, इसलिए सवाल उठाने के लिए खड़ा होने के बावजूद उससे कोई सवाल नहीं उठाया, अपितु जानबूझकर अंधा होने का अभिनय करने लगा, ताकि लोग समझ सके कि वह कुछ दिखाई न देने के कारण उठा है, क्योंकि उसके साथी में भी उतने ही दोस्त थे जितने उसमें थे। कवि कहता है कि उसके साथी में ने उस पर कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि यदि वह उस पर कोई सवाल उठाता तो शायद उसी सवाल के जाल में वह भी फंस जाता। कवि आगे कहता है कि जब उसका साथी सवाल उठाए बिना ही चुपचाप बैठ गया तो उसी प्रकार लोगों की नजरों से ओझल हो गया, जिस प्रकार पानी में पड़ा हुआ पत्थर दिखाई नहीं देता। कवि कहता है कि वैसे हम जो पानी में बैठा हुआ था, दबे दबे ही देखता रहा कि इस समय कितने पानी में कौन है, अर्थात कौन कितना सच्चा और कितना झूठा है। लेकिन जब कई सवाल उसके ऊपर से गुजर गए तो उससे चुप नहीं रहा गया, वह बोलने को उद्यत हुआ। मैं भी चाहता था कि हम दोनों उठें और इन सवालों का जवाब दें, और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसके पास क्या जवाब है? अब मुझे जासूसी करनी थी। वह एक रात चुपचाप उठा और सवालों के घोल से लोगों के कान पोत पाया, जबकि लोगों के भीतर पहले ही बहुत से सवाल थे। उसकी जुबान से लोगों ने कुछ नहीं सुना, मगर जब लोगों के कान बहुत रंग लाए और वह दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। तो कवि कहता है कि लोगों ने व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठाए थे, उन सवालों के उत्तर वह अपने साथी के साथ मिलकर देना चाहता था। वस्तुतः कवि के पास उन सवालों का कोई उत्तर नहीं था। कवि यह जानना चाहता था कि क्या उसके साथी के पास लोगों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब है।
यह जानने के लिए कवि को अपने ही साथी की जासूसी करनी पड़ी। कवि ने देखा कि एक रात उसका साथी चुपचाप उठा और भिन्न भिन्न लोगों के पास जाकर उसके सवालों के गोल से उसके कान भराए। अर्थात बजाय लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने के उसने लोगों को और भी कई प्रश्न सुझा दिए। हालांकि लोगों के पास पहले से ही प्रश्न थे जिनके उत्तर उन्हें नहीं मिल पाए थे। लोगों ने उनके साथी की जुबान से कुछ नहीं सुना और न ही कुछ उत्तर दिया, परंतु उसके सवालों से जब उसके कान अच्छी तरह भर गए तब उसका साथी वहां से गायब हुआ और ढूंढने पर पुनः नजर ही नहीं आया। तो कवि ने स्पष्ट किया है कि आज के दौर में प्रश्न तो उठाना चाहते हैं, परंतु वे अपनी कमजोरियों के कारण प्रश्न स्वयं न उठाकर अन्य लोगों से प्रश्न उठवाते हैं। तब उन्होंने अंदर ही अंदर मुंहमारी शुरू की और सारे नगर की अपनी जुबान से कुतर डाला। अब चारों ओर उड़ रहे थे संशय और अफवाहें। अचानक उसने मेरे चारों ओर देखा, सारे सवाल टुकड़ों में उड़ रहे थे, असली सवाल का कहीं कुछ पता ही नहीं चला। तब वह फिर उठा, मैं उसके चारों ओर फैला हुआ बेचैन हो रहा था। उठते ही उसने तय किया ताकि कल उसकी जुबान कहीं पकड़ी न जाए जो पहले ही कई मामलों में दबी हुई है। इसलिए हर एक आदमी के पास एक स्वतंत्र जुबान होनी चाहिए जिससे वह एक स्वतंत्र बात कह सके। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब उसके साथी ने लोगों के कान भिन्न भिन्न प्रकारों के प्रश्नों से भर दिए तब लोगों ने अंदर ही उन प्रश्नों को लेकर अपनी जुबान चलानी प्रारंभ कर दी और सारे नगर को उन प्रश्नों का बोध करा डाला। कवि कहता है कि उन प्रश्नों का समस्त नगरवासियों को बोध हो जाने से स्थिति यह हो गई कि वे प्रश्न शक और अफवाहें बनकर चहुं ओर उड़ने लगी। कवि कहता है कि उसके साथी ने यह देखकर कि उसके प्रश्नों ने सारे नगर को अपने प्रभाव में ले लिया है, मेरी तरफ देखा और उसके सवाल वास्तव में टुकड़ों के रूप में उड़ रहे थे। उसका जो असली सवाल था वह प्रश्नों के इस भंवर में कहाँ गायब हो गया था, उसका कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। यह देखकर उसका साथी एक बार पुनः खड़ा हुआ। कभी उसके चारों ओर फैला हुआ बेचैन हो रहा था और सोच रहा था पता नहीं वह क्या प्रश्न करेगा। आज उसकी जुबान जो पहले से ही कई मामलों में दबी हुई है, कई लोगों द्वारा पकड़ने ली जाए, उसने निश्चय किया कि प्रत्येक आदमी के पास एक स्वतंत्र जुबान का होना आवश्यक है ताकि वह स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात कह सके। तो कवि ने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों के कारण दबा हुआ है वह अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कह सकता। धन्यवाद। जो अधूरी कविता है वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।